हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं डीसी जनरेटर के लास्ट टॉपिक पर आ गई हूँ, जिसमें मैं समझाने जा रही हूँ एप्लीकेशंस ऑफ डीसी जनरेटर। और नेचुरली ये रिलेटेड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर से, क्योंकि हर टाइप के डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स और डीसी मशीन्स बताया हुआ है। साथ में आज इसके बाद मैं एक टॉपिक और लेने वाली हूँ, वो है वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन डिटेल में बेसिक्स के साथ मैंने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में समझाया था, तो आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड बेसिक्स मिल जाएंगे। पर मैं वोल्टेज रेगुलेशन जो है डीसी जनरेटर से रिलेटेड थोड़ा सा समझाने वाली, जो कि बहुत नया नहीं है, पर फिर भी वोल्टेज रेगुलेशन हम डीसी जनरेटर में क्यों करते हैं वगैरह वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो चलिए आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डीसी जनरेटर में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स लिखे हुए हैं सेपरेटली एक्साइटेड, जिसमें फील्ड एक्साइटेशन सेपरेट होता है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर लपेटी हुई वो सर्किट सेपरेट होता है। तो ये दोनों सर्किट्स आइसोलेटेड रहते हैं, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। तो इसी पर्टिकुलर इसकी क्वालिटी की वजह से ये कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक्साइटेशन फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला सर्किट अलग है और सप्लाई जहाँ पर देना है वो सर्किट बिल्कुल सेपरेट होता है। तो ये इसी के कंस्ट्रक्शन और कनेक्शंस की वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज़ होता है। ऐसे ही शंट डीसी जनरेटर मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज टर्मिनल पर देता है। क्यों कांस्टेंट वोल्टेज देता है? क्योंकि एक बार वोल्टेज बिल्टअप प्रोसेस से इसका ईएमएफ आर्मेचर का मैक्सिमम तक राइज हो जाता है, तो उसके बाद फ्लक्स लगभग कांस्टेंट बना रहता है। तो उस वजह से टर्मिनल पर वोल्टेज कैसा मिलेगा? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जैसा काम करता है, इसलिए ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। और साथ में सिंक्रोनस मशीन्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सिंक्रोनस मशीन में भी फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ता है। वो फील्ड एक्साइटेशन भी जनरेटिंग स्टेशंस पर हम डीसी शंट जनरेटर की मदद से देते हैं। और साथ में चूंकि ये वही कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देता है, इसलिए हम इसको बैटरी चार्जर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं कहीं ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जैसा भी यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जैसा भी फैक्ट्रीज में यूज़ होना है तो हम डीसी शंट जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पैरेलल ऑपरेशन में भी आपको बताया है कि डीसी जनरेटर्स को हम पैरेलली ऑपरेट करके पावर सप्लाई ऑक्सिलरी वाला मेंटेन कर सकते हैं। अब डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है वो बूस्टर्स की तरह, वोल्टेज बूस्टर्स की तरह फीडर्स में, डीसी फीडर्स में यूज़ होता है। और साथ में ये करंट जनरेटर जैसा भी यूज़ होता है वेल्डिंग या फिर आर्क लैंप में। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है? जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता चला जाता है तो उसकी वजह से इसका फ्लक्स भी बढ़ता चला जाता है, फील्ड फ्लक्स, उसकी वजह से आर्मेचर करंट फिर बढ़ सकता है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको बूस्टर जैसा यूज़ करते हैं या करंट जनरेटर जैसा वेल्डिंग में या आर्क लैंप में यूज़ करते हैं। तो इसका सर्किट मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। ये भी आपको रिकॉल करने के लिए कि डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है, रिकॉल करने के लिए ये फिगर बना के रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर, जो क्यूमुलेटिव टाइप का और डिफरेंशियली कंपाउंडेड होता है। और उसमें भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक लॉन्ग शंट होता है और एक शॉर्ट शंट होता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड डीसी जनरेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंडर कंपाउंडेड वाला जो होता है वो मोस्टली डीसी शंट जनरेटर के जितने एप्लीकेशंस है वैसी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है कंपाउंडेड डीसी जनरेटर। और ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करता है, तो इसलिए डोमेस्टिक लाइटिंग पर्पस से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी ट्रांसमिशन करना हो तब भी हम कंपाउंड जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशियली कंपाउंड, जिसमें फ्लक्स जो है सीरीज वाइंडिंग का और शंट वाइंडिंग का दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो ये जनरली हम वोल्टेज जनरेशन पर्पस से नहीं यूज़ करते हैं, इसको स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो ये वाला डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर पहले वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये सारे हमारे
एप्लीकेशन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स के, जो आपको इसकी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम्स में भी, मेंस के पेपर में ये काम आ सकता है। तो अब इसके बाद मैं आपको वोल्टेज रेगुलेशन समझा देती हूँ, और ये मेरा जो डीसी जनरेटर वाला पार्ट है ये फिनिश हो जाएगा, मैं डीसी मोटर स्टार्ट करूँगी। पर उससे पहले अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आर्मेचर वाइंडिंग का एक थॉरो स्टडी कंटेंट प्रिपेयर करूँगी, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग चाहे आपकी डीसी की हो या सिंक्रोनस की हो, डीसी में भी डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, कुछ भी हो, वो कॉन्सेप्ट्स कॉमनली अप्लाई होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के सभी रोटेटरी मशीन्स में। तो वो मैं आपको डिफाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, और वो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो हो सकता है डीसी मोटर से पहले मैं आर्मेचर वाइंडिंग का कंटेंट वास्ट आप लोगों के सामने वीडियोस के थ्रू ले आऊँ। अब मैं आपको वोल्टेज रेगुलेशन समझा देती हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन की बेसिक डेफिनेशन तो कॉमन है, चाहे कोई भी वोल्टेज जनरेशन वाला डिवाइस हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो जिसके टर्मिनल पे हम आउटपुट वोल्टेज ऑब्जर्व करते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेते हैं, चाहे डीसी जनरेटर हो, चाहे इंडक्शन जनरेटर हो, चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो, कोई भी जनरेटर हो, उसके आउटपुट पे जब हम वोल्टेज लेते हैं तो हम उसका वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्जर्व करते हैं। और ये वोल्टेज रेगुलेशन उसके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है कि जब सिस्टम फुल लोड पावर प्रोड्यूस करता है या फुल लोड सप्लाई करता है, तो उस केस में मैक्सिमम जो सिस्टम के अंदर, मतलब जनरेटर के अंदर या ट्रांसफार्मर के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है वो हमें परसेंटेज में यहाँ पर पता चलता है। तो इन जनरल वोल्टेज रेगुलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो टर्मिनल पे नो लोड वाला वोल्टेज और टर्मिनल पे फुल लोड लगाने के बाद जो वोल्टेज होता है, उन दोनों का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड वोल्टेज परसेंटेज में ऑब्जर्व किया जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है वोल्टेज रेगुलेशन की। तो यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नो लोड कंडीशन लगाती हूँ, नो लोड मतलब कोई लोड नहीं लगाया हुआ है, ओपन सर्किट है, तो उस केस में यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज जो होगा वो बिना आर्मेचर रिएक्शन और बिना IaRa ड्रॉप के जो होगा वो EAO है। और अगर यहाँ पर मैंने शंट डीसी जनरेटर शो किया हुआ है तो EAO जो होगा वो IaRa बहुत छोटा होगा, तो IaRa ड्रॉप भी बहुत छोटा होगा। तो उस केस में EAO जो है, हमें जो जनरेटेड EMF मिल रहा है यहाँ पर, ये जनरेटेड वोल्टेज ही टर्मिनल पर अपीयर होता है, मतलब VT जो होगा वो EAO के बराबर होगा। इसलिए नो लोड कंडीशन में मैंने VT एट नो लोड इज ऑलवेज इक्वल टू EAO, और यहाँ पर VT की जनरल डेफिनेशन है EA माइनस IaRa ड्रॉप होता है, पर ये EA के अंदर आर्मेचर रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। अगर मैं इसको और एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं तो जनरेटेड वोल्टेज जो होता है माइनस आर्मेचर रिएक्शन वाला जो ड्रॉप होता है, ये दोनों मिलके जनरेटेड वोल्टेज अपीयर होता है किसी भी लोड पर। हम EaRa फाइंड आउट करने का मैंने तरीका आपको कर्व्स के थ्रू बता चुकी हूँ, अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, पर ये इस तरीके से ये इक्वेशन हम EA को ऐसे एक्सपांड करके लिख सकते हैं, और IaRa तो है ही। तो नो लोड कंडीशन में जब यहाँ ओपन सर्किट है उस केस में टर्मिनल का जो वोल्टेज है अंडर नो लोड कंडीशन मैं उसे EAO बोल सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो होंगे ही नहीं। आर्मेचर करंट नहीं बह रहा है तो ना आर्मेचर रिएक्शन होगी ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो वही लिखा है कि नो आर्मेचर रिएक्शन एंड नो IaRa ड्रॉप। अब फुल लोड कंडीशन मतलब यहाँ पर हमने लोड कितना लगा दिया है, मैक्सिमम लोड अप्लाई कर दिया है, फुल लोड अप्लाई कर दिया है, मतलब करंट भी कैसा बहेगा, मैक्सिमम बहेगा, और आर्मेचर में से भी करंट कितना ड्रॉ होगा, मैक्सिमम वाला ही ड्रॉ होगा। तो उस केस में फुल लोड कंडीशन का टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो इसको अगर देखूं तो फुल लोड कंडीशन में जनरेटेड वोल्टेज मतलब आर्मेचर रिएक्शन मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, क्योंकि फुल लोड कंडीशन में सबसे ज़्यादा करंट बह रहा होगा तो सबसे ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा होगा। तो EMF जो प्रोड्यूस होगा जनरेटर के अक्रॉस वो उसे मैं EAFL बोल देती हूँ अंडर फुल लोड कंडीशन। तो ये वो वाला जनरेटेड EMF है जो EAO माइनस आर्मेचर रिएक्शन फुल लोड का सब्ट्रैक्ट होने के बाद वाला ये वोल्टेज है, ठीक है। उसमें से और IaRa ड्रॉप होगा तो टोटल टर्मिनल पर वोल्टेज मुझे VTFL मिल रहा होगा। अब मुझे देखना है कि मेरा जनरेटर डीसी जनरेटर कितना अच्छा है या कितना खराब है। कैसे पता चल सकता है मुझे?
नो लोड कंडीशन का जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है टर्मिनल पर वो मैक्सिमम वाला है, और फुल लोड कंडीशन का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो मिनिमम हो सकता है इस जनरेटर में, क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम आर्मेचर रिएक्शन हो रही है और इस वक्त मैक्सिमम IRA ड्रॉप हो रहा होगा। तो कितना जनरेटर अच्छा है अगर ये दोनों मिनिमम है, और कितना जनरेटर खराब है, मतलब एक इंडेक्स हमें मिलता है कि कितना जनरेटर खराब है अगर ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो, क्योंकि ज़्यादा ड्रॉप इनके अक्रॉस हो चुका है, ज़्यादा लॉस वोल्टेज का इनके अक्रॉस हो चुका है, तो ये बहुत छोटा होगा। तो ज़्यादा नो लोड वोल्टेज माइनस कम फुल लोड वोल्टेज का जब डिफरेंस हम लेते हैं, तो अगर ये डिफरेंस बहुत बड़ा है मतलब हमारा जनरेटर खराब है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है और उसके आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उस वजह से IRA ड्रॉप भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या, अगर ये डिफरेंस कम है तो जनरेटर बहुत अच्छा है, और ये डिफरेंस ज़्यादा है तो जनरेटर हमारा खराब है। और इसे हम परसेंटेज में मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड वोल्टेज, मतलब ये नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपॉन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन 100 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर देते हैं। तो अगर अच्छा जनरेटर है तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू परसेंटेज में बहुत ही कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और अगर खराब जनरेटर है तो इस वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम ऐसा जनरेटर यूज़ ही क्यों करेंगे, मतलब वो डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही खराब डिज़ाइन किया हुआ जनरेटर है। तो ये इंडेक्सिंग होती है कि जनरेटर अच्छा है कि खराब है वोल्टेज रेगुलेशन से। अब यहाँ नेक्स्ट मैंने कुछ नहीं किया, VTNL की जगह EAO रख दिया, VTFL की जगह ये पूरा रख दिया, और इसे मैंने सॉर्ट आउट किया तो न्यूमरेटर में मुझे ये दोनों क्वांटिटीज मिल गई और डिनोमिनेटर में EAO मिल गया। मतलब ये अगर छोटा तो वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होगा और जनरेटर बहुत अच्छा है, ये बड़ा तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और जनरेटर खराब। तो इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन आप कहीं भी किसी भी वोल्टेज जनरेशन वाले डिवाइस में चेकआउट कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ये जानने के लिए कि वो डिवाइस अच्छा है कि खराब है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तो मोटर में हम स्पीड रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, नो लोड कंडीशन की स्पीड माइनस फुल लोड कंडीशन की स्पीड डिवाइडेड बाय नो लोड कंडीशन की स्पीड इनटू 100 करके हम स्पीड रेगुलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं मोटर में। तो सेम वही कंसेप्ट है कि लोड बढ़ाने पर स्पीड कम होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें कंसिडर करूँगी मोटर जब पढ़ाऊँगी, चाहे मैं DC मोटर अब लूँगी तब, और उसके बाद जब मैं इंडक्शन मोटर की बात करूँगी तो तब भी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का कंटेंट जिसमें मैंने कवर किया है डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ DC जनरेटर, और साथ में मैंने वोल्टेज रेगुलेशन DC जनरेटर का बताया। अगर आप ये कहेंगे कि शंट DC जनरेटर ही क्यों लिया, तो शंट DC जनरेटर ही मोस्टली यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर शंट DC जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन बताया। आप चाहे तो यहाँ पे सीरीज DC जनरेटर या फिर कंपाउंड DC जनरेटर या सेपरेटली एक्साइटेड कोई भी आप DC जनरेटर ले सकते हैं, उस सारे DC जनरेटर्स पर ये कॉमनली अप्लाइड कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मैं आर्मेचर वाइंडिंग को लेके वास्ट कंटेंट तैयार करूँगी, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक DC जनरेटर DC मशीन की वाइंडिंग्स के बारे में जानकारी अच्छे से डेप्थ में हो जाएगी, और साथ में सिंक्रोनस मशीन पढ़ने से पहले जो आपको प्री इंफॉर्मेशन आर्मेचर वाइंडिंग की होनी चाहिए वो भी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड लक, थैंक यू।